क्या ओडिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर म्योल्निर के लिए वर्दी थे? क्या वेडनेसडे का हाथ इविल डेड के अंदर ऐश विलियम्स का हाथ था? और क्या ये दोनों फ्रेंचाइजीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? सुपरमैन की बॉडी पर अगर धरती के चाकू छुरी का असर नहीं होता तो आखिर सुपरमैन शेव कैसे करता है? और क्या होता अगर वुल्वरीन आयरन मैन की जगह स्नैप करता? ऐसे ही कई सारे गजब के सवालों को हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट में पूछा था और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं में से टॉप 10 सबसे बेहतरीन का जवाब देने वाले हैं। इसीलिए अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है तो हमें कमेंट्स में आज दिमोको के हैशटैग के साथ उसे इंक्लूड करना मत भूलिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी की एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सवाल यहाँ पर लेते हैं इरफान जान का, जहाँ पर उनका सवाल है कि अगर आप एक सुपर हीरो होते तो आपके पास क्या क्या पावर्स होती? भाई किसी ने उस सवाल को पूछा है जिसके लिए मैंने लिटरली अपना दिमाग बहुत ज्यादा खर्च किया है और मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हूँ कि न तो मुझे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ चाहिए, न स्पीड, न फ्लाइट, न लेजर लाइट, न किसी गॉड के बराबर की ताकत। बस मुझे चाहिए बेन 10 के प्रोफेसर पैराडॉक्स जैसा टाइम को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी, जिसके कारण तब मेरे सामने चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा विलन हो उसकी एबिलिटीज फेल ही हो जाएंगी, क्योंकि उसके कुछ करने से पहले ही मैं एक्शंस लेने में कामयाब रहूंगा। ऑफ कोर्स ये सुपर पावर किसी सुपर हीरो से कम और सुपर विलन से ज्यादा मिलती जुलती हैं, बट कमेंट्स में आप बताइए कि आप कौन सी सुपर पावर्स एक्वायर करना चाहेंगे। ऋषि भार्गव जी पूछते हैं कि हाउ डू यू वांट टू सी बैटमैन इन जेम्स गन डीसी यूनिवर्स? वेल, ये सवाल अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हार्ड है। डेफिनेटली अलग अलग एक्टर्स ने अपने अलग अलग बैटमैन के वर्जन्स को ऑडियंस को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और उन सब की अपने आप में बहुत ज्यादा खासियतें थी। बट जैसा कि जेम्स गन वॉयलेंस से कुछ ज्यादा कतराते नहीं हैं, मैं ज्यादा तो नहीं, बट हाँ इस बार बैटमैन को थोड़ा स्कैरी रूप में जरूर देखना चाहूंगा। साथ ही साथ अगर बैटमैन अपने मिडिल एजेस में हो तो वो ज्यादा सेंस बनाएगा। इसके अलावा मैं रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन की तरह ही उसे एक डिटेक्टिव के रूप में देखना चाहता हूँ और साथ ही साथ आने वाली द ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी के अंदर मैं उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देखना चाहता हूँ। बाय द वे, इस मूवी के अंदर हमें रॉबिन और बैट फैमिली का भी लुक देखने को मिलेगा, जिसके कारण मैं इस बात की भी उम्मीद लगा रहा हूँ कि हमें यहाँ पर बैटमैन एक बेहतरीन लीडर के भी रूप में देखने को मिले, जो हमें लाइव एक्शन के अंदर बहुत ही कम देखने को मिला है। इसके अलावा स्पेसियर ये सवाल पूछते हैं कि ब्रो ओडिन वर्दी फॉर म्योल्निर इन एमसीयू? बिग फैन, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। वेल, इस बात का जवाब तो हमें पूरी तरह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं दिया गया, लेकिन 2018 के एवेंजर्स की इश्यू नंबर 62 में इस बात का जवाब जरूर दिया गया था, जहाँ पर इस बात को एक्चुअली रिवील किया गया था कि ओडिन अपनी अर्ली लाइफ में म्योल्निर का इस्तेमाल अपने पर्सनल वेपन की तरह करता था, लेकिन थॉर और उसके भाई बहनों के पैदा होने के बाद जब ओडिन उनका ध्यान ठीक से नहीं रखता था, तब म्योल्निर ने एक्चुअली अपने आप को ओडिन से अलग करना शुरू कर दिया था। एंड यस, कॉमिक बुक के अंदर गॉडेस टेम्पेस्ट म्योल्निर के अंदर की आत्मा है और उसकी कॉन्शियसनेस। लेकिन वहीं पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर 2011 के थॉर के इवेंट से पहले म्योल्निर पर कोई इंचेंटमेंट ओडिन ने नहीं लगाई थी, जिसके कारण वो भी उस समय उस हैमर को विल्ड कर सकते थे और इंचेंटमेंट के बाद उन्होंने हैमर को धरती की तरफ फेंका था। तो आप काइंड ऑफ कह सकते हैं कि यहाँ पर ओडिन एक्चुअली म्योल्निर के लिए वर्दी थे। बबीता चौधरी जी पूछती हैं कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कैंसिल कल्चर इन बॉलीवुड? भाई, इंडिया के किसी और पर्टिकुलर फील्ड के कैंसिल कल्चर के बारे में मैं कोई ओपिनियन यहाँ पर तो प्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बॉलीवुड जैसे आर्ट फील्ड के अंदर तो कम से कम ये चीज तो कभी कभार एक्सट्रीम हो ही जाती है। एंड डेफिनेटली अगर कोई चीज कैंसिल होने लायक है तो उसे बिल्कुल होना चाहिए, पर इस चीज को डिसाइड करने के लिए आपको उस चीज को देखना या समझना भी तो होगा। ऐसे में किसी भी तरह के सब्जेक्ट मैटर को किसी के भी सामने ठीक से आने से पहले ही उसे कैंसिल करने की बात करना, ये कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे लिए बैफलिंग हो जाता है। इस कार्यक्रम को हम रोक कर आपके लिए लाए हैं द पॉप कल्चर थेरेपी का पॉडकास्ट। वैसे तो कम्युनिटी में और भी कई सारे पॉडकास्ट चैनल्स हैं, फर्क बस इतना है कि वो लोग प्रोफेशनल्स हैं और ये लोग कुछ ज्यादा ही पीरोफेशनल्स, जहाँ पर गीकी शीकी गेमोको हिंदी और नर्डी एक्सप्लेनर हर सैटरडे और संडे को आपका दिमाग चाटने के लिए वापस आ जाते हैं। तो अगर आपको भी अपना चटवाना है, अरे भाई दिमाग, तो अभी के भी पॉप कल्चर थेरेपी को यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब करिए। अगला सवाल पूछते हैं साबिन टीएमजी और उनका सवाल है कि वेडनेसडे के पास जो हाथ है वो इविल डेड वाला ऐश का हाथ है, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल। वेल, ऑनेस्टली ये थ्योरी काफी ज्यादा जानदार है और इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक्चुअली थ्योराइज किया है, जहाँ पर इविल डेड पार्ट 2 मूवी के अंदर जब ऐश का दाहिना हाथ एक्चुअली पोजेस्ड हो जाता है तब वो एक्चुअली अपने हाथ को काट देता है, जिसके कारण उसका हाथ एक सेपरेट एंटिटी बन जाता है। और जैसा कि वेडनेसडे का पूरा परिवार सैडिस्टिक और गॉथिक है, इस हाथ को इससे परफेक्ट घर और कोई नहीं मिल सकता था।
और इस हाथ के कटे-पिटे होने का सबसे बड़ा रीजन ऐश के बॉडी से उसके डिटैच होने का भी हो सकता है, जहाँ पर दी एडम्स फैमिली ने उसे अपनी तरफ से पैच किया होगा। ये चीज एक दूसरे से जितने अच्छे से आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि दी एडम्स फैमिली की कहानी 1 सदी पुरानी है। वहीं पर अपनी कहानी पर सैम रेमी ने लेट 70 से मूवी लाना शुरू किया था। ऐसे में फिक्शनली दोनों कहानियों का कनेक्शन तो कुछ ज्यादा खास बनता है नहीं, बट हाँ, अगर क्रॉसओवर का मूड बनाया जाए तो ये बहुत आराम से भी हो सकता है। अगला सवाल पूछा है रियोन ने, जहाँ पर उनका सवाल है कि क्या होता अगर डिज्नी बेन 10 खरीद लेता। रियल वर्ल्ड में ये चीज तो पॉसिबल अभी नहीं है, बट हाँ, अगर ऐसा होता तो शायद डिज्नी इसको बार बार रीबूट नहीं करती, और जैसा कि उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ किया है, मोस्ट प्रोबेबली वो बेन 10 को भी अपनी एक सेपरेट प्रॉफिटेबल आईपी बनाते, और क्या पता उसके सिनेमैटिक यूनिवर्स पर भी फोकस किया जाता। अल्टीमेटली बात लाइव एक्शन तक भी आ सकती थी, और क्या पता मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इस कैरेक्टर का मल्टीवर्सल क्रॉसओवर भी होता। बट ये सब कुछ तो वार्नर ब्रोस भी कर सकता है। अब देखते हैं उनका प्लान क्या है। इसके अलावा विंटर बियर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है, जिसमें उनका सवाल है कि जब सुपरमैन को आग लगती है और उसके सारे बाल नहीं जलते, और अगर उसके बाल इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो शेव कैसे करता है, क्योंकि नॉर्मल रेजर तो उसके बाल नहीं काट पाते होंगे, और उसका हेयर स्टाइल सेम कैसे रहता है। ऑनेस्टली सिनेमैटिक मीडियम्स में इस चीज को तो कहीं समझाया गया नहीं था, बट सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज के अंदर इस सीन के अंदर इस चीज को बड़े आराम से समझाया गया है, जहाँ पर शीशे और अपनी आंख के लेजर का इस्तेमाल करके सुपरमैन अपनी शेविंग करते हुए दिखाया गया है, और मेरे हिसाब से ये काफी प्रैक्टिकल भी है। बट हाँ, सुपरमैन को स्किल अपने लिए खास तौर पर डेवलप करनी पड़ी होगी। इनके अलावा बाबा प्रसाद वेंकटेश पूछते हैं कि भाई वाई आर मोस्ट मूवीज आर शॉट इन 2:35:1 एस्पेक्ट रेशियो। बाय द वे, लव यू फ्रॉम बैंगलोर। थैंक यू वेरी मच भाई। ऑफ कोर्स आपका सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर एक्चुअली 2.35:1 और 2.39:1 को कभी कभार इंटरचेंजेबल भी यूज किया जा सकता है, और इनमें बेसिकली 1.7% का ही फर्क होता है। बट सवाल ये है कि इन्हें इस्तेमाल किया क्यों जाता है। 1970 से पहले ये मूवी मेकिंग के अंदर एक स्टैंडर्ड हुआ करती थी, और इसका वाइड एंगल एस्पेक्ट रेशियो फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाता होगा, जिसके कारण मल्टीपल कैरेक्टर्स और एलिमेंट्स के लिए जगह बन पाती होगी। बाय द वे, बॉलीवुड के अंदर अब फिलहाल 2.39:1 का एस्पेक्ट रेशियो एक स्टैंडर्ड है। इनके अलावा 16:9 और 4:3 भी फिल्मिंग के एस्पेक्ट रेशियोज रह चुके हैं। इसके अलावा एएल गेमर सवाल पूछते हैं कि व्हाट इफ वुल्वरीन कैन स्नैप, और उसके बाद आपका सवाल ये भी होगा कि क्या वो जिंदा भी बच सकता है। आपको क्या लगता है? वुल्वरीन जीन ग्रे के साथ सन पर जा चुका है, न्यूक्लियर ब्लास्ट झेल चुका है, आग से उसका पूरा का पूरा मांस जल चुका है, और हल्क उसे लिटरली 2 टुकड़ों में बांट चुका है और उसे खा चुका है, फिर भी वुल्वरीन सरवाइव करता है। ऐसे में एक स्नैप से उसका कुछ ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, और जैसा कि हल्क जैसा कैरेक्टर स्नैप के बाद अपने हाथ को रिकवर कर चुका है, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर वुल्वरीन भी बड़े आराम से और हल्क से कहीं ज्यादा जल्दी अपने आप को रिकवर करके नॉर्मल कर सकता है। इसके अलावा डेंजर गेमिंग पूछ रहे हैं कि हेलो सर, आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है ऑल टाइम बेस्ट? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। अगर वेब सीरीज की बात की जाए तो वेब सीरीज के देखने की शुरुआत मेरी स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज को देखने से हुई थी, जिसके बाद मैंने देखा द फ्रेंड सीरीज और द ब्रेकिंग बैड, और ये टॉप 3 हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। इसके अलावा फिलहाल की बात की जाए तो मैंने दर्जन भर से भी ज्यादा वेब सीरीज तो देख ली हैं, लेकिन अभी अभी मैंने कॉस्मोस सीरीज को देखना शुरू किया है, एंड डेफिनेटली इट्स माइंड ब्लोइंग डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेड बाय एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रीज टाइसन हिमसेल्फ, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और डेफिनेटली अगर आप एक साइंस और साइंस फिक्शन एंथुसियास्ट हैं तो आपको इस शो को जरूर ही देखना चाहिए। ये आपको एक बहुत अच्छी खासी नॉलेज साइंस और स्पेस के बारे में दे सकती है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट्स में आज गेमोको के हैशटैग के साथ अपने सवालों को इंक्लूड करना मत भूलिएगा। हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को स्पीड में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।